महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व सरकार के चयन की विधि क्या होगी, सिस्टम क्या होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रजातंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, यह तो नहीं हो सकता। इसके डिस्क्वालिफिकेशन तो हमने देख लिए, यह सफल नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं जनता के द्वारा, अर्थात एवरेज आईक्यू से कम लेवल के लोग जहां वोट डालने वाले हैं, बड़ी भीड़ उनकी है, वे जो प्रतिनिधि चुनेंगे वे उनके ही तो प्रतिनिधि होंगे ना, उनको ही रिप्रेजेंट करने वाले। ओशो ने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी, गणतंत्र की जगह गुणतंत्र। योग्यता और गुण के आधार पर नेतृत्व करने वालों का चुनाव होगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज में हम देखते हैं, हम प्रतिभाशाली को क्वालिटी वाइज सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया है, समझो हृदय की तकलीफ हो गई है, तो आप सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हृदय का सबसे अच्छा स्पेशलिस्ट कौन सा है, आप उसके पास इलाज कराने जाते हैं। आप मोहल्ला के लोगों को इकट्ठा करके वोट नहीं डलवाते कि बताइए किस पैथी के, किस चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराएं। इसमें भीड़ क्या तय करेगी। आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना है तो आप पता लगाते हैं कौन श्रेष्ठ स्कूल है, कहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। अगर आपको कोचिंग क्लास में भेजना है तो आप पता लगाते हैं कौन योग्य शिक्षक है जिसकी कोचिंग क्लास में बच्चे को एडमिशन कराएं। जब छोटी छोटी चीजों में हम योग्यता को चुनते हैं तो हमें सफलता हासिल होती है। और प्रजातंत्र में योग्यता की कहीं कोई जगह नहीं है। तो ओशो ने एक दूसरी व्यवस्था दी है, उसका नाम है गुणतंत्र। इसमें गुणवान लोग, योग्य व्यक्ति ही चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे और योग्य व्यक्ति ही वोट डालने के अधिकारी होंगे। समझो अगर हमें चुनना है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री कौन हो, तो आम जनता कैसे चुनेगी। आम जनता को क्या पता स्वास्थ्य के विषय में कौन प्रतिभाशाली लोग हैं देश में। तो जो व्यक्ति एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हो कम से कम अपने फील्ड का, और कम से कम 10 साल जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव हो, तो अपने विषय में तो वह योग्यता में सर्वप्रमुख हो ही, साथ साथ उसे मैनेजमेंट करना भी आता हो। सिर्फ बौद्धिक जानकारी काम नहीं आएगी। जो कम से कम किसी मेडिकल कॉलेज का 10 साल प्रिंसिपल रह चुका है, केवल ऐसा व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, इससे कम वाला तो खड़ा हो ही नहीं सकता। और वोट डालने के अधिकारी वे होंगे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, मिनिमम। इससे कम वाले को क्या पता कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन योग्य है कौन नहीं है। सामान्य आदमी को क्या खबर। तो उस क्षेत्र के लोग ही चुनेंगे बस। इस प्रकार हम पाएंगे जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं वे चिकित्सा मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए। इस प्रकार हम पाएंगे जो सर्वाधिक टैलेंटेड शिक्षक थे उनमें से चुने हुए प्रतिनिधि आ गए, शिक्षा मंत्री हो गए। और ऐसा ही प्रत्येक क्षेत्र में होगा। इसमें कोई जाति पाति, रंग, वर्ण, लिंग, संप्रदाय इत्यादि का भेदभाव होगा ही नहीं, क्योंकि हमने चुनने का तरीका ही बदल दिया। अभी जो चुनाव हो रहे हैं आप सब जानते हैं किस प्रकार होते हैं। उसका आधार क्या होता है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं संप्रदाय के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं प्रांतीयता के आधार पर, पता नहीं कैसे कैसे घटिया आधार जिनका कोई लेना देना नहीं है किससे कोई श्रेष्ठ नेता हमें मिलेगा। ये सारे आधार विदा हो जाएंगे। केवल योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने क्षेत्र में, क्या उसकी कोई मौलिक सोच है, कोई वैज्ञानिक चिंतन मनन है, कुछ उसने आविष्कार किया है, कुछ मौलिक योगदान दिया है दुनिया को, इन बातों पर तय होगा। निश्चित रूप से जब ऐसे लोगों को हम
शक्ति देंगे तो उनके हाथों में शक्ति शुभ होगी, सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में विश्व को वो ले जा सकेंगे, क्योंकि उनके पास प्रतिभा है, उनके पास मौलिक चिंतन मनन है, उनके पास कुछ दृष्टि है, उनके पास कुछ विजन है, कुछ सोच है। प्रजातंत्र में तो हम सबसे निम्नतम घटिया दर्जे के सोच वाले व्यक्ति को शक्ति पकड़ा देते हैं। हरियाणा में मैं रहता हूं, जहां हम देखते हैं वहां चुनाव के एक दिन पहले शराब की बोतलें रात में बांट दी जाती हैं और उसी के आधार पर वोट डालेंगे, कौन कितनी शराब की बोतलें दे गया, इससे नेता का चुनाव होगा। अब जो नेता होगा वो किस क्वालिटी का होगा आप सोच सकते हो। फिर हम कहेंगे अरे भ्रष्टाचारी नेता, शराब में घोटाला कर दिया, ये कर दिया, तो इसी के लिए तो आए थे भाई। अभी तो कितनी पार्टियों में किसको टिकट मिले उसके जो मापदंड है वो ये है कि कितनी बार अपराध करे हैं, कितनी बार जेल गए हैं, कितनी FIR इन पर दर्ज हुई हैं, मर्डर वगैरह किए कि नहीं किए। इस आधार पे पार्टी टिकट देती है। हद हो गई। किन आधारों पे चयन हो रहा है। एक बड़ी मजेदार घटना कहूं, कुछ महीनों पहले नेपाल की एक सन्यासिनी आई थी जो पिछले 40 साल से अमेरिका में रह रही हैं, और ट्रंप की कुछ बात चल रही थी। मैंने मजाक मजाक में कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, कैसे आदमी को तुमने राष्ट्रपति चुन दिया। वो कहने लगी अनपढ़ लोगों के देशों में ऐसा नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा क्या कह रही हो। बोली अनपढ़ देश में ऐसा ही हो सकता है, अनपढ़ लोग चुनेंगे तो उन्हीं का तो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, उनकी मेंटालिटी से मैच करने वाला, उसी को तो चुनेंगे। मैंने कहा मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, फिर से समझाओ। तब उसने बताया कि अमेरिका का जो आम नागरिक है वो कितना पढ़ा लिखा है आपको पता है। जो अनिवार्य शिक्षा है सरकार की तरफ से, कंपलसरी एजुकेशन, बस उतना। बहुत विरले लोग कॉलेज एजुकेशन कर पाते हैं, हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, बहुत विरले लोग, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है कि उसके लिए माता पिता का सपोर्ट चाहिए। और एवरेज अमेरिका में हर 3 साल में तलाक हो जाता है, दूसरी शादी हो जाती है। जब तक ये बच्चा 18-19 साल का होकर स्कूल से निकलने लायक हुआ, इसकी 3 बार माँ बदल चुकी हैं, 3 बार पिता बदल चुके हैं। किसी का इससे कोई इमोशनल नाता नहीं है, बल्कि यह एक अनवांटेड एलिमेंट परिवार में है जिसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा। वो सब चाह रहे हैं जिस साल इसकी 18वीं सालगिरह मनाई जाए और इसको घर से किक आउट करें। और वह भी तड़प रहा है कि कब उसे टोटल फ्रीडम मिलेगी, 18वीं वर्षगांठ अर्थात बच्चे की पूरी स्वतंत्रता। अब वो मुक्त हो गया। परिवार वालों से आर्थिक सपोर्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको कहीं छुटपुट नौकरी करनी पड़ेगी, कहीं टैक्सी ड्राइविंग करेगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालेगा कि कहीं सफाई कर्मचारी बन जाएगा, कुछ भी छोटा मोटा काम जो उसे मिल सकता है। कोई हायर टेक्निकल एजुकेशन तो उसने ली नहीं है। अब जिन लोगों को आगे पढ़ना है उनकी मजबूरी है कि वे दिन भर नौकरी करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में कहीं एजुकेशन ज्वाइन करें, जो कि बहुत महंगी है, अक्सर उनकी औकात के बाहर है। जिस प्रकार की नौकरी कर रहे हैं उसमें इतनी कमाई नहीं है। अपने घर का रेंट निकालना, पेट्रोल का खर्च निकालना, जेब खर्च निकालना, खाने पीने का खर्च निकालना, इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम भरना, इतना ही मुश्किल से हो रहा है और आगे पढ़ाई संभव नहीं है। अमेरिका में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, याद रखिए वो सब बाहर से आए हुए हैं। इंपोर्टेड इंटेलिजेंस, आई ये नया शब्द उसने बताया, इंपोर्टेड इंटेलिजेंस। जितने लोग टेक्निकल काम बड़ी बड़ी पोस्ट पे संभाल रहे हैं वे सब एशिया से
अथवा यूरोप से आए हुए स्टूडेंट हैं जो वहाँ सेटल हुए हैं। हायर एजुकेशन केवल इन्हीं को मिली है क्योंकि इनके माता पिता से, परिवार से इनको सपोर्ट मिला था कि पढ़ लिख पाए, ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कर पाए, और तब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम संभाल रहे हैं। तो अमेरिका संभला है विदेशी लोगों की वजह से। उनको तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। जिनको वोट डालने का अधिकार है उनका आईक्यू लेवल तो बहुत कम है। तो स्वभावतः वो जिसे चुनेंगे, जो उनकी मेंटालिटी के साथ मैच करता है, उसको चुनेंगे। इसलिए हम पूरा इतिहास उठा के देखें, बारंबार आप पाते हैं कि बहुत खतरनाक किस्म का कम बुद्धि वाला आदमी वहां प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठा हुआ है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बुद्धिमत्ता के मामले में बहुत कम। इनकी रुचि इसमें है कि युद्ध होता रहे, क्योंकि अमेरिका में जो सबसे बड़ी चीज, बिकने वाली चीज बनती है, उसका नाम है अस्त्र शस्त्र। और ये कब बिकेंगे? जब कोई देश लड़ रहे हों, अर्थात ये अन्य देशों को अपने ग्राहक के रूप में देखते हैं, वो इनके कस्टमर हैं। वहां युद्ध हो तो इसमें लाभ ये है कि हमारे लोग मरेंगे नहीं, खून किसी और का बहेगा, दूसरे की जमीन पर बम फटेंगे और हमारे अस्त्र शस्त्र बिकेंगे। अमेरिका की इकोनॉमी वेपन्स पर आधारित है, हथियारों पर आधारित है। छोटी मोटी चीजें तो वहां बनती ही नहीं। जब मैं 4 साल अमेरिका में रहा, मैं हैरान हुआ। चाय वहां दार्जिलिंग की मिलती है, जूता कोरिया के बने मिलते हैं, कपड़े भारत के बने मिलते हैं, अधिकांश चीजें चीन की बनी आती हैं, जापान की बनी आती हैं, मशीनरी। मेड इन यूएसए चीजें तो मैंने बहुत कम देखी, बहुत कम। उनकी इकोनॉमी हथियारों को बेचने पे खड़ी है, और हथियार तब बिकेंगे जबकि युद्ध हो। तो युद्ध ही प्रॉफिटेबल है, शांति प्रॉफिटेबल नहीं है। शांति में भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए शांति वो होने नहीं देंगे और दूसरे देशों को लड़ा कर रखेंगे दूर। जनधन की हानि उनकी हो, शहर उनके नष्ट हो, हथियार इनके बिके। इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लोग सबसे ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से डेमोक्रेसी फेल हो गई। जिस प्रकार साम्राज्यशाही फेल हो गई, उससे लोग त्रस्त हो गए, राजा महाराजाओं से ऊब गए, थक गए, उनके शोषण से परेशान हो गए। फिर दूसरी प्रकार की पद्धतियां आईं, प्रजातंत्र आया, कहीं समाजवाद आया, कहीं साम्यवाद आया। 60-70 साल में साम्यवाद और समाजवाद भी फेल हो गए। आदमी का दुख कम नहीं हुआ, मार काट और खून खराबा कम नहीं हुआ, सब ज्यों के त्यों रहे। प्रजातंत्र से उम्मीदें थी, लेकिन प्रजातंत्र भी धोखा दे गया, क्योंकि प्रजा जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो घटिया किस्म के लोग ही हो सकते हैं। उनसे हम कुछ अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। ओशो ने बहुत सुंदर विकल्प दिया है। भविष्य में अगर विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम और धरती को स्वर्ग बनाने का सपना पूरा करना है, तो एक ही उपाय है कि राष्ट्रों की सीमाएं हटें, धर्मों की परिभाषाएं विलीन हो। जैसे विज्ञान एक है, गणित एक है, फिजिक्स एक है, ठीक वैसे ही धार्मिकता भी एक हो।
विशेषण वाले धर्म, संगठन और संप्रदाय विदा हों। जैसे प्रेम का कोई संगठन नहीं है, एक निजी बात है, किसी को किसी से प्रेम होता है, इसमें किसी संस्था की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही धर्म परमात्मा से प्रीति का नाम है भक्ति। व्यक्ति और समष्टि के बीच प्रेम का एक नाता है। इसमें संस्था और संगठन, शास्त्र और संप्रदाय और उनके सिद्धांत कहां से बीच में आ गए? ये तो बिल्कुल निजी मामला है। धर्म बांटते हैं अलग अलग खंडों में, टुकड़ों में। कुछ 300 धर्म और उनके संप्रदाय सारी धरती पर हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक का दावा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और बाकी सब काफिर हैं, पापी हैं, इनको नष्ट करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी प्रकार हुआ था। हिटलर ने कहा कि केवल शुद्ध आर्यन रेस को बचाना है, तब जाके धरती स्वर्ग बनेगी, यहूदियों को नष्ट करना है। और हैरानी की बात है, उसने रिपीट कर करके यही बात बार बार बोल के जर्मन जैसे बुद्धिमान लोगों के देश को कन्विंस कर लिया कि यहूदियों को मिटाकर ही शांति होगी, और 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। हिटलर की वजह से ही फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। भारत में जो सबसे बड़ा युद्ध आज तक हुआ है, याद रखिए, हम उसे कहते हैं धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र में जो हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म के नाम पर युद्ध अगर होता है तो फिर अधर्म के नाम पर और क्या होगा? अगर यही धर्म है तो भगवान बचाए ऐसे धर्मों से। अब इनके जाने के दिन आ गए, और यही कारण है करीब करीब आधी मनुष्य जाति नास्तिक हो चुकी है। थक गए, ऊब गए, त्रस्त हो गए इन धार्मिक लोगों से, इनकी मूर्खतापूर्ण बातों से। सिवाय रक्तपात के इन्होंने कुछ नहीं करवाया। मनुष्य जाति को खंडों में, संप्रदायों में, टुकड़ों में बांटा और उनके संघर्ष करवाए। सांप्रदायिक दंगे फसाद कराना, यही इनका एकमात्र धंधा है। बुद्धिमान आदमी धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे से दूर होता जा रहा है। यह शुभ लक्षण है। आधी दुनिया नास्तिक हो चुकी है। यह देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और एक सुंदर भविष्य नजर आता है कि जल्दी ही बाकी के लोग भी छुटकारा पाएंगे धर्मों से। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रों से छुटकारा पाने का भी दिन आ गया। कभी कभी संक्रमण काल, जो बहुत आपातकालीन स्थिति होती है, एक प्रकार से तो वह दुर्भाग्य होती है क्योंकि बड़े खतरे हैं सामने, किंतु एक प्रकार से वह सौभाग्य भी होती है, क्योंकि इतने बड़े खतरे में ही हम चौंकते हैं और जागते हैं और बुनियाद तलाशते हैं कि किस बुनियाद पे ये झगड़े हो रहे हैं। तो हम हैरान होंगे। 2 बुनियादें मुख्य हैं, एक धर्म का बंटवारा, एक राष्ट्रों का बंटवारा। जैसे जैसे आदमी सुशिक्षित, ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता जा रहा है, क्रमशः इनके पार होता जा रहा है। और ओशो ने जो हमें विजन दिया है, एक तो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स, वर्ल्ड एकेडमी किसी एक देश की नहीं, कोई राजनीति, कोई धर्मगुरु उस पर हावी नहीं होंगे, तब वह जन कल्याण के लिए, विश्व के हित के लिए कुछ कर सकेगी। और दूसरी विश्व सरकार, जहां राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं, ये पासपोर्ट और वीसा, ये सारे सिस्टम अलविदा हो जाएंगे। सारी जमीन सारे मनुष्यों की है, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने ढंग से जीने के लिए। हाँ, अनुशासन में रहना होगा, क्योंकि स्वभावता है जहाँ बहुत लोग होंगे वहाँ हमें किसी नियम का पालन करना होगा। उस पालन कराने के लिए किसी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, न एटम बम की ज़रूरत है। जैसे पुलिस का डंडा उतना पर्याप्त है, उससे काम चल जाएगा। क्योंकि कुछ नालायक लोग हैं, उन्हें साधारण नियम भी समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा अनुशासन रखना होगा, बस मिनिमम, जितने कम से काम चल जाए। तब हम पाएंगे
एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा सारे विश्व में आ गया। भाईचारा किनकी वजह से नहीं हो पा रहा, खूब अच्छे से समझ लो, धर्मों की वजह से और राष्ट्रों की वजह से। ये दो खास दुश्मन हैं भाईचारा के, ये परस्पर विरोध खड़ा करते रहते हैं। और अच्छा है, बहुत बड़ा मनुष्य जाति का वर्ग इस बात के प्रति सचेत हो रहा है जिस तरफ ओशो ने इशारा किया है। तो आने वाले स्वर्णिम भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं जब ऐसा वास्तव में हो पाएगा।